मेरा नाम अनु है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ। मेरे पापा बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला था। क्या बेटी का घर माँ का अपना घर नहीं हो सकता? क्या माँ बेटे को पालती है, बेटी को नहीं पालती? क्या एक बेटी अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती? अनु अपनी सास के रूम में उन्हें नाश्ता करने के लिए बुलाने जा रही थी। तभी उसके पैर रुक गए। उसकी सास अपने बेटे को समझाती हुई कह रही थी, देखो सौरभ, अनु की माँ ने अपना घर बेचकर जो रुपए दिए थे उनसे हमारा घर बन चुका है। अब उन्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं। वो अब हमारे लिए बोझ है। अब उन्हें वृद्धाश्रम जाने के लिए कह दो। गलती से अनु ने यह सब सुन लिया। उसे बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह सोचने लगी, मम्मी ने तो यही सोचकर अपना घर बेचकर यहाँ पैसे लगा दिए कि अब तो अंतिम समय तक यही रहना है। लेकिन अब वो मम्मी जी को बोझ लग रही है। वह रोते हुए अपने रूम में चली गई। नाश्ता उसने डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। थोड़ी देर के बाद सौरभ रूम में आया तो उसे रोते देखकर हैरान रह गया। वह कहने लगा, अरे तुम रो क्यों रही हो अनु? अनु गुस्से से कहने लगी, तुम माँ बेटे मिलकर क्या बातें कर रहे थे? मुझे सब पता चल गया है। क्या मेरी माँ अब तुम्हारे लिए बोझ बन गई है? जब माँ पैसे दे रही थी तब तो तुम उनकी कितनी तारीफ कर रहे थे। वह सारी बातें झूठी थी ना? तुम भी औरों की तरह मतलबी निकले। कहते कहते ही वह रोने लगी। सौरभ उसके पास आ गया और धीरे धीरे उसके कंधे को पकड़कर उसकी हथेलियां को अपनी उंगलियों के ऊपर रखते हुए बोला, बस इतने सालों में तुम मुझे इतना ही समझ पाई हो। अरे तुमने सुन भी लिया तो क्या हुआ? माँ कुछ भी बोलेगी तो मैं वही सब करने लगूंगा क्या? देखो, मैं जितना प्यार अपनी माँ से करता हूँ उतना ही तुम्हारी माँ से भी प्यार करता हूँ। मैं उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता। मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वह कह रही है कि अगर तुमसे नहीं होता तो मैं ही उन्हें बोल दूंगी। वह इतनी भी जिद्दी तो नहीं होगी कि मेरे बोलने के बाद भी हमारे घर में ही पड़ी रहे। इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक और उपाय सोचा है। इतना कहकर उसने धीरे धीरे सारी योजना अनु के कानों में कह दी। तब अनु का चेहरा खिल उठा और वह पति के गले से जा लगी। इधर उमा जी ने सोचा कि नाश्ता करने के बाद जाकर समधन जी को बताती हूँ कि वह यहाँ से चली जाए। नाश्ता करने के लिए वह डाइनिंग टेबल पर आई और बहू को आवाज लगा बोली, जरा नाश्ते की प्लेट तो लगा दो। बहू अनु अपने आंसू पोंछकर चेहरा ठीक करके बाहर आई और अपनी सास को नाश्ता देने के बाद एक प्लेट में नाश्ता निकालकर अपनी माँ को ऊपर वाले कमरे में देने के लिए जाने लगी तो उमा जी का चेहरा गुस्से से सफेद हो गया। वह कहने लगी, अभी घर वालों ने नाश्ता किया नहीं कि तुम अपनी माँ के लिए प्लेट सजा कर चल दी? अनु प्यार से बोली, मम्मी जी, मैंने आपको नाश्ता करने से मना तो नहीं किया। आप नाश्ता करिए ना, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई तो उमा जी सौरभ से बोली, देख रहा है बेटा, अपनी माँ के लिए अनु मेरा अपमान कर रही है। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, इसमें तुम्हारा अपमान की क्या बात है माँ? क्या वह अपनी माँ को नाश्ता भी नहीं दे सकती? तुम चुपचाप नाश्ता करो ना। थोड़ी देर के बाद उमा जी के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उधर से उनकी माँ रोते हुए कहने लगी, बेटी, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे बच्चों ने मुझे धोखा दे दिया। तो उमा जी बोली, अब क्या बोल रही हो माँ? तो वह कहने लगी, तेरे भैया ने गांव की जमीन बेचकर मुझसे रुपए लिए और शहर में अपना इतना बढ़िया घर बनवा लिया। वह मुझे शहर में अपने साथ रहने के लिए लेकर आया था, लेकिन अब वह और उसकी बीवी बात बात में मुझे मारते हैं और गालियां भी देते हैं। तेरे भैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि माँ कब हमारा पीछा छोड़ेगी। अब हमें माँ की क्या जरूरत है? इतना कहकर वह रोने लगी और कहने लगा है, अब माँ को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़कर आना चाहिए। वह रोते हुए कहने लगी। उमा जी ये सब सुनकर दंग रह गई। वह कहने लगी, भैया ऐसा कैसे बोल सकते हैं? रुको, मैं अभी घर आती हूँ। इतना कहकर वह गुस्से से उठकर चलने लगी और सौरभ से बोली, मुझे भैया के घर ले चलो। और सौरभ कहने लगा, मगर माँ हुआ क्या है? वो कहने लगी, माँ बहुत परेशान है। इतना कहकर वह कमरे में गई और अपना बटुआ लेकर आई। तब तक अनु भी अपनी माँ को नाश्ता देकर आ चुकी थी। वह कहने लगी, माँ जी आप नाश्ता छोड़कर कहाँ जा रही हो?
तो सास कहने लगी, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। इतना कहकर उन्होंने सौरभ को इशारा किया और बाहर निकल गई। सौरभ भी गाड़ी की चाबी उठाकर माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। अनु भी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। उसकी माँ ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी, उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, तो वह अपने कमरे में ही रहती थी। उनका सारा काम अनु खुद ही करती थी। थोड़ी देर बाद अनु घर के बाकी कामों में लग गई थी। उसे सौरभ पर पूरा यकीन था कि वह सब कुछ संभाल लेगा। जब उमा जी सौरभ के साथ अपने भैया के घर पहुंची तो आंगन में ही उनकी माँ कमला जी बैठकर रो रही थी। उमा जी ने तुरंत ही अपनी भाभी और भैया को आवाज लगाते हुए उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तब उनके भैया बाहर आकर बोले, तमाशा या ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें माँ की इतनी ही फिक्र है तो तुम उन्हें अपने ही साथ लेकर चली जाओ। उमा जी गुस्से में बोली, हाँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी और मैं उनकी सेवा करूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर कि तुमने माँ को इस उम्र में बोझ समझा। यह कहते कहते हो वह रोने लग गई थी। तभी सौरभ बोल पड़ा, माँ, तुम भी तो अनु की माँ को बोझ कह रही थी। तो मामा जी ने नानी को बोझ बोल दिया तो कौन सा गलत बोल दिया। बुढ़ेपे में लोग बोझ ही तो हो जाते हैं। कुछ सालों में तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर दें, तुम भी हमारे लिए एक बोझ ही तो बन जाओगी। यह सुनकर उमा जी सुन रह गई। सौरभ कहने लगा, वैसे बुजुर्गों के लिए तो वृद्ध आश्रम ही ठीक होता है। तुम नानी को भी वृद्धाश्रम में भेज दो, मैं अपनी सास को भी वृद्ध आश्रम भेज देता हूँ और उसके बाद तुम भी वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लेना। सब साथ में मिलजुल कर वहाँ आराम से रहना। उमा जी का गला सूखने लगा और गुस्से से भरी हुई आवाज में बोली, मैं अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कैसे सुन सकती हूँ और तू भी अपनी माँ के सामने ऐसी बातें करेगा। सौरभ हंसते हुए बोला, अरे मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो अपनी सास की पीड़ा को समझता हूँ, उनका भी माँ की तरह ध्यान रखता हूँ। लेकिन यह शिक्षा तो मुझे तुमने ही दी है ना माँ। जब मैं तुम्हारी ही बोली बोलने लगा हूँ तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। उमा जी अब खामोश हो गई थी, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तो कमला जी हैरानी से बोली, बेटी तू अपनी बहू की माँ के बारे में ऐसी बातें कर रही थी। जब उन्होंने अपना घर बेचा तो तुमने खुले मन से पैसे के लिए हाथ बढ़ा दिए। अब जब उनकी देखभाल की बारी है, चाहती हूँ। उमा जी का सर अब झुक गया था। वह धीरे से बोली, नहीं माँ, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। उन्हें कोई भी घर से नहीं निकलेगा। तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे घर में तुम आराम से रहना। फिर सौरभ ने भी अपने कहे की माफी मांगी। माँ, आप लोगों से अब कोई भी वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। इतना कहकर वह माँ और नानी का हाथ पकड़कर बाहर की ओर जाने लगा। तभी पीछे से उन्हें भैया की आवाज सुनाई, जब तुम अपनी माँ को अपने साथ रख सकती हो तो एक बेटा अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता। तुम्हारी बहू की माँ के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरी माँ के पास बेटा बहू है। यह सुनकर उमा जी हैरानी से पीछे पलटी तो वह कहने लगे कि यह सब तो सौरभ की प्लानिंग थी। सौरभ ने फोन करके मुझे यह सब करने के लिए कहा था ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो सके। उमा जी हैरानी से सौरभ का चेहरा देखने लगी और फिर सौरभ ने कहा, माँ, जब तुम्हें अपनी माँ के लिए इतनी पीड़ा हो रही है तो क्या अनु को अपनी माँ के लिए पीड़ा नहीं होती होगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए मुझे जो सही लगा वह मैंने किया। कमला जी भी बेटी के कंधे को छूटे हुए बोली, देखो बेटा, बुजुर्ग तो एक दिन सबको होना है, सबको सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर तुम किसी की मदद करने योग्य हो तो इसे अपनी खुशनसीब समझनी चाहिए। तो उनकी भाभी बोल पड़ी, अब आप लोग अंदर चलिए, मैंने सबके लिए गर्मा गरम रोटी सब्जी बनाई है। उमा जी उठी और हल्के मन से घर के अंदर नाश्ता करने के लिए चल पड़ी। उन्होंने अपने कान पकड़ लिए थे कि आज के बाद से वह बहू की माँ के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगी। उधर सौरभ ने भी फोन पर अनु को सब बताने लगा कि उसने परेशानी को सुलझा लिया है। तो अनु भी खुश हो गई। दोस्तों, बड़ी उम्र के आदमियों को हमारे जीवन का आशीर्वाद समझना चाहिए। समय बदलता है लेकिन परंपरा और रिश्तों की कीमत हमेशा बनी रहती है। जैसा स्वभाव हम आज अपने बड़ों के साथ करेंगे वैसा ही कल हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।